आज मैं वेरिकोसील के उन क्वेश्चनों के आंसर करने आया हूँ जिसको पेशेंट चाहता है, पूछना चाहता है, बट उसको आंसर नहीं मिल पाते। या समझ लीजिए कि क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं तो उन्होंने बता रखा है कि वो डे टू डे में कैसे काम करता है, दिक्कत तो नहीं देगा, वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, बाद में जाके बढ़ तो नहीं जाएगा, दर्द बहुत ज़्यादा तो नहीं देता, या कुछ जिनके बिगनिंग हुई है वेरिकोसील की वैसे तो। और एक्चुअली क्या होता है कि ये चीज़ें ना एकदम से पेशेंट जो है ना वो अपनी मम्मा से डिस्कस कर पाता है, ना पापा से डिस्कस कर पाता है, ना अपने दोस्तों से डिस्कस कर पाता है। उसके पास क्वेश्चन का भंडार होता है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, बट वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ये दिक्कतें बार बार फेस करता रहता है और उस चीज़ को वो लंबा खींच जाता है, जिसके बाद उसका जो डायमीटर है वो बढ़ के 4 mm हो गया, 5 mm हो गया। उसके बाद उसको जब वो ट्रबल करने लगती है, उसकी लाइफ इम्पैक्ट करती है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ मैं पहले ही क्योर कर लेता, ना आज तक लंबा खींच पाता, ना अभी तक नॉर्मल लाइफ मेरी हो जाती। ऐसी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास 6-7 साल बाद, पहली रिपोर्ट साल भर पहले करवाई, उसके बाद साल के बाद करवाई, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ने उनको सर्जरी रिकमेंड कर दिया था। ऐसे क्वेश्चनिंग आते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेरिकोसील में क्या इम्पैक्ट करता है बेसिकली। ऐसा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, बट अभी तक उसने ना पेन क्रिएट किया है, ना उसने कोई ऐसा कोई दिक्कत दी है, और अभी तक पेशेंट को ऐसा टच करने पे पता भी नहीं चल रहा कि उसको वेरिकोसील है भी या नहीं भी। बस उनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो वेरिकोसील है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको आज इम्पैक्ट नहीं दे रहा तो कल देगा। देखो सिंपल सी बात बोलूँगा, वेरिकोसील अगर बढ़ेगा तो मे बी शायद वो आपको पेन दे। अब पेन होने का रीज़न भी बहुत अलग अलग होता है। देखो कोई भी चीज़ दिक्कत देगी, मतलब मान के चलो टूट सी रही है या बिखर सी रही है, अगर मैं आपके हाथ का कहीं का ब्लड का फ्लो भी रोक दूँ ना, कुछ टाइम के बाद उसमें से थोड़ा सा ब्लड फ्लो साइडों से जाना भी लग जाए, तो ये थोड़ी भी स्वेलिंग सी क्रिएट कर देगा। पूरे हाथ की बात बता रहा हूँ मैं। मतलब अगर मैं एक उंगली में भी आपके यहाँ पर किसी पे प्रेशर जनरेट कर दूँ और ये आगे वाली प्रेशर जनरेट हो गई, तो थोड़े टाइम बाद उंगली भी थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और जब वो इन्फ्लेमेशन होगी, जब वो सूजन लेकर आएगी, तो वो इम्पैक्ट डाल रही है आसपास की जगहों पे भी। अब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट्स की स्पर्मेटिक कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड इन्वॉल्व होने की वजह से क्या उसको इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर वो दर्द भी बनाएगा, और जब दर्द बनाएगा तो वो आपको दर्द देगा भी। अब इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ये भी होते हैं जिनको सिर्फ डिस्कम्फर्ट रहता है, किसी एक मूवमेंट पे गए तो पेन हुआ, किसी मूवमेंट पे चला गया। वैसे जो वेरिकोसील का पेन होता है हमेशा आता जाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज से अभी आप स्टार्ट किया है तो जब वेरिकोसील स्टार्ट हुआ तो तब से पेन बना ही रहेगा। कभी बड़ी तेज होएगा, कभी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, कभी ना के बराबर होगी, कभी पता भी नहीं चलेगा वेरिकोसील है, कभी एकदम से बम फटेगा कि बड़ी तेज दर्द हो रहा है, और कभी वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ये एक इम्पैक्ट रहता है वेरिकोसील का। वो परमानेंट दर्द नहीं बना कर रखता। मैं बोलूँ कि सूजन हो रही है तो वो परमानेंट दर्द बनाकर, परमानेंट दर्द नहीं बनाएगा। जब वो उसको ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो दर्द क्रिएट करेगा। वो आपको बता देगा कि आज वेरिकोसील के लिए तुमने कुछ गलत स्टेप लिए, जैसे कि रनिंग कर लिए, किसी के पीछे भाग लिया, ज़्यादा वेट उठा लिया। ये सारी डिटेल वो आपको बता देगा। अगर ये नहीं बता रहा तो वो 1-2 दिन पहले की भी बता सकता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने उठाया तो आज ही पेन होगा। क्या पता 1-2 दिन पहले उठाया हो तो उसने मेरे को पेन आज रिफ्लेक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं वेरिकोसील में। सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं कि डे टू डे की रूटीन में वो हमें क्या इम्पैक्ट दे सकता है। देखो डे टू डे की रूटीन में वो ऐसे इम्पैक्ट नहीं दे सकता। आप अपने पोस्चर को बार बार चेंज करते रहोगे, या मान लीजिए कि एक वॉक करना एक हर पर्सन के लिए नीड है, वो एक तरीके से ड्यूटी है कि उसने अपने शरीर को चलाना ज़रूर है। तो इस कंडीशन में भी, वेरिकोसील में भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वॉक कर सकते हो, रनिंग ना करो, वॉक कर सकते हो, नॉर्मल वॉक कर सकते हो। तो अपने पोस्चर को बार बार आप चेंज करते रहो। पोस्चर को चेंज करने के लिए क्या होता है कि आपने एक जगह बैठे हुए हो, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है, आप एक जगह बैठे हुए हो, पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो आपको रात को जाके पता चलता है यार आज तो कुछ अलग लग रहा है, टेस्टिकल्स मेरे पेन कर रहे हैं। बट आपने जब ये सारी चीज़ें सोची ना, तो अपने पूरे दिन को एक बारी गो थ्रू भी कर लो। आपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जिससे आपका ब्लड का फ्लो रुके ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बीच बीच में वॉक करेंगे। बीच में तुमको फ़ोन आ रहा है या आपको कोई फ़ोन बज रहा है बीच में, फ़ोन पिक किया तो थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने जा रहे हो तो आपने खाना लेने जाना है, अपनी टेबल पे मंगवाना नहीं है। कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिसमें आपके पोस्चर्स बार बार चेंज होते रहे। आपने एक सीट पे बैठे हो तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद आप जाके बेड पे बैठ गए, फिर बेड से उठे, फिर चेयर पे बैठ गए। ऐसी चीज़ें आपने करती रहनी है, पोस्चर को बार बार बदलते रहना है। लंबे टाइम तक एक पोस्चर पे बैठोगे तो वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, या आपको जैसे मैं बोलूँ हल्का सा पेन देगा। वो पेन नहीं होता, माइल्ड सा पेन होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, माइल्ड पेन होता है। वो माइल्ड पेन देगा, ऐसा नहीं देगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा पेन आ गया।
ऐसा नहीं होगा, बट माइल्ड पेन देगा, डिस्कम्फर्ट देगा, आपका हाथ वहाँ पर जाएगा, आपको मन करेगा कि टेस्टिकल्स को थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, थोड़ा सा टाइट कर लिया जाए, ये आपको अंदर से इच्छा होगी। ऐसा वेरिकोसील में होता है। पेशेंट्स की क्वेरीज जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। पेशेंट जो पूछता है हमसे यही पूछता है कि बार बार मेरे को ऐसा लगता है कि लटके जा रहे हैं, दर्द बढ़ रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कम्फर्ट दे सकती है आपको। तो यहाँ पर करना क्या है, सपोर्टर कैरी करना है। अगर आप दिन में बैठे भी हो ना, तो आप दिन में भी सपोर्टर कैरी कर सकते हो। अगर रात को अगर आप सोने जाते हो तब मैं कहता हूँ कि सपोर्टर उतार के सो, क्योंकि थोड़ी बहुत एयर लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो सपोर्टर डाल के ही सो रहे होते हैं। तो वो चीज़ ना करो। रात के टाइम आपने सपोर्टर खोलना है, दिन के टाइम आप सपोर्टर पहनो, चाहे आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर जाके काम कर रहे हो, आपने सपोर्टर कैरी करना है। ये थर्ड क्वेश्चन जो पेशेंट एक हमसे पूछता है कि हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील बढ़ गया। देखो, रीजंस वो खुद भी जानते होते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर हम पेशेंट जो देखते हैं ना, वो ज़्यादातर होते हैं पुलिस से, आर्मी से, हैवी वेट लिफ्टिंग से, या बहुत ज़्यादा रनिंग करने वाले, साइकिलिंग करने वाले, या समझ लीजिए कि उन्होंने कोई कभी बॉल लग गई बचपन में, ध्यान नहीं दिया। देखो, एक वेरिकोसील बेसिकली किसी भी इम्पैक्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं होता कि उसको वेरिकोसील की प्रॉब्लम भी है। वो तब तक तो नॉर्मल, एक जैसे अगर मेरे को जब तक पता ही नहीं होगा मेरे को वेरिकोसील है, तो मैं तो अपना नॉर्मल डे टू डे की रूटीन तो करता ही रहूँगा। किसी दिन पेन हुआ तो नॉर्मल पेन समझ के छोड़ दिया, ना कोई टेस्ट करवाया, ना डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ भी नहीं किया, वो नॉर्मल छोड़ दिया आपने उसको। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि कब वेरिकोसील वो बड़ा हो गया, ठीक है। और बड़े होने के रीज़न क्या हुआ, पीछे हमने किया साइकिलिंग, क्या पता हम साइकिल बहुत चला रहे हो, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग में साइकिलिंग, मार्च वगैरह बहुत कुछ होता है, उनमें हम देखते हैं कि बहुत पेशेंट्स डेवलप हो जाते हैं वेरिकोसील में। या आप ट्रेडमिल पे बहुत भाग रहे हो कुछ टाइम से, इसके साथ साथ आप हैवी वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जब पेशेंट या जो भी वेरिकोसील के पेशेंट्स हैं, वो अगर जैसे जिम जा रहे हैं, गलत एक्सरसाइज परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी गाइडेंस के, वो स्क्वाट्स भी लेते हैं, लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। या इवन अगर आप वैसे भी नोटिस करोगे ना, अगर आप नो गो थ्रू वैसे भी जिम जा रहे हो, तो जिम जाते वक्त हमारी सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, वार्म अप एक्सरसाइज भी बहुत गलत करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हीट अप करने के लिए होती है, वहाँ पर वो जाते ही सीधा स्क्वाट्स, रनिंग, ट्रेडमिल, इन सब चीज़ों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट आता है। वार्म अप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की होती है, और वो हम स्ट्रेचिंग नहीं करके हम सीधा ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे, या साइकिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, या जाकर सीधा जाकर वो थोड़े बहुत स्क्वाट्स मारेंगे, वो साइड पोज करेंगे, उसके बाद जाकर हम सीधा का सीधा अपनी एक्सरसाइज पे लग जाते हैं। वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है। वहाँ पर नॉर्मल पीटी करो, पीटी जो नॉर्मल हमारे स्कूल्स में करवाई जाती थी, किसी एक दिन पकड़ के पीटी करवाते थे ना, एक्सरसाइज याद है तो पीटी करो, घर पे बैठ के करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पीटी की एक एक्सरसाइज की वीडियो आपके लिए बना दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। बाकी आप अभी जो भी आपके मन में क्वेरी आती है ना, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमको मिले, जो हमसे पूछे जाते थे, जो नॉर्मल हमें बताना पड़ता है कि एक पेशेंट को कि आप ये चीज़ें ना करो। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप किसी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वेरिकोसील को देखकर वो होम्योपैथ की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो एक नेक्स्ट ऑप्शन लगता है उनको कि सर्जरी ना करवानी पड़े, क्योंकि सबका दिमाग यही कह रहा है कि सर्जरी ना करवाना पड़े। सर्जरी करवा ली तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो गूगल पे भी ये देख लेते हैं कि सर्जरी के बाद भी फिर दोबारा हो रहा है, तो वो कोशिश करें कि सर्जरी ना करानी पड़े, तो होम्योपैथ आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो भी आपको 6 महीने 8 महीने की दवाई खिलाता है, उसके बाद आपको ये पता नहीं चलता वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। बट अपने ट्रीटमेंट को ना हमेशा मैं कहता हूँ कि जज करते रहो, किसी भी ट्रीटमेंट को, चाहे आप सर्जरी भी करवा रहे हो ना, सर्जरी करवाने के बाद भी एक बारी अपना टेस्ट जरूर करवाओ 2-3 महीने बाद, क्योंकि क्या होता है कि सर्जरी के बाद भी ज़रूरी नहीं है वेरिकोसील आपका हील हो गया हो या ठीक हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आफ्टर सर्जरी की, सर्जरी के बाद आए हो गया मेरे को, तो वहाँ पर भी हम एक तरीके से असफल से रह जाते हैं उस केसेस में, क्योंकि सर्जरी जो है वो हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। क्योंकि क्या होता है, ओपन सर्जरी के केसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो ओपन सर्जरी में क्या होता है कि वो सर्जरी ऐसे करते हैं कि वो वेन्स ही काट देते हैं और वहाँ पर बाइंड करके उसको बांध कर रख देते हैं, ये उनकी एक सर्जरी का पैटर्न है। अब वो ये कहते हैं कि जो हमने वेन काटी ना, उसके बाद जो दूसरी वेन्स है वो उसका सपोर्ट लेकर ब्लड का फ्लो वहाँ से रीडायरेक्ट कर देंगे, बट ऐसा हो तो जाता है, बट वो रीडायरेक्ट वाली जो वेन्स है उसके अंदर वेरिकोसील डेवलप हो गया ना, तो फिर कैसे हील करेंगे। अभी ब्लड का फ्लो जा तो रहा था ना, बट वहाँ पर ब्लड का फ्लो और लो हो जाता है,
उस मैटर्स में। और वहाँ पर क्या होता है कि हम टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग देखते हैं और कम हो गई, मतलब जैसे ब्लड का फ्लो चलना चाहिए, जो उसको न्यूट्रिशन ब्लड से मिलने चाहिए, वो ब्लड के से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर हम केसेस देखते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे, मतलब अपनी तरीके से काम नहीं कर रहे। वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गई, स्पर्म क्वालिटी कम हो गई, या स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो गई। ये चीज़ें हम इम्पैक्ट में देखते हैं आफ्टर सर्जरी कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है या उससे इफ़ेक्ट होने लगती है। तो यहाँ पर उस कंडीशन को ना पहुँचने के लिए आपने कुछ एक वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, या समझ लीजिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, जो एक्सरसाइज आप घर बैठ के आराम से करो, जिससे अपनी बॉडी को हील करने दो, थोड़ा थोड़ा ही सही, इम्पैक्ट मत आने दो अपने टेस्टिकल्स तक, उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी फंक्शनल तक आपको कोई हार्म ना कर पाए वेरिकोसील। उसकी कुछ एक्टिविटीज़ अपने डे टू डे में रूटीन में करते रहो, जिससे आप वेरिकोसील से थोड़ी थोड़ी राहत धीरे धीरे ले सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी वेरिकोसील के बारे में जानना चाहते हो, कुछ भी मेरी तरफ से सुनना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट पे क्या पता आपकी वीडियो जो जैसा आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं बनाऊं, आप वो लिख भी सकते हैं, और मैं आपको उस पर वीडियो भी दूंगा कि किस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ दूंगा कि कैसे उसको हम हील कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो आप बेचिंतित होकर आप नीचे दिए हुए कमेंट पे जाइए, कमेंट लिखिए, और अगर ये वीडियो समझ आई हो, थोड़ी सी क्वेश्चन आपको आपके जैसे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई बडी ऐसा हो जिसको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ हो, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने बडीज़ को ही शेयर करता है, कोई भी एक मेल पेशेंट होता, अगर मेरे को वेरिकोसील होता, अगर मेरे को किसी को बताना पड़ता और मेरे पास कोई डॉक्टर का ऑप्शन नहीं होता, तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त यार से शेयर करता। क्या पता दोस्त यार हो, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो, कि मेरी जो बातें हैं वो समझ आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिएगा। इसी के साथ मैं को इजाज़त दो। नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट पे ज़रूर बनाऊँगा, जो भी आप कमेंट देते हैं मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊँगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रिकमेंडेशन पे होगी।